Hi everyone, good evening guys. Welcome back to the Neat Stars channel and this is your Spark batch और इसमें guys हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. गुड इवनिंग एवरीवन. क्या हाल चाल है? गुड इवनिंग गुड इवनिंग. क्या चल क्या रहा है भाई चाट में? तुम्हारी चाट तो ना बस अलग एक दुनिया चल रही होती है चाट में. हाय एवरीवन. हेलो अर्पिता, कार्तिक, पूजा, नमिसिक, एटीटी. वाह क्या बातें चल रही हैं. चलो फटाफट से सेशन को करो शेयर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस विद दिस टुडेज सेशन. देखो हम क्या क्या कर चुके हैं. पहले लेट्स हैव अ क्विक रिकैप. सो हमने डिजीजेस से बात स्टार्ट की थी, है ना. डिजीजेस के बारे जाना, क्लासिफिकेशन की, बैक्टीरियल डिजीजेस देखे, वायरल डिजीजेस देख लिए. इनके नाम एज सच याद होने जरूरी हैं, ठीक है. और फिर हमने हेलमिंथिक डिजीजेस के नाम किए, फंगल डिजीजेस, प्रोटोजोन. फिर हम आए कि हम इन डिजीजेस से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे. और प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारा इम्यूनिटी, है ना. हमारी इम्यूनिटी जो हर वक्त हमें प्रोटेक्ट किए हुए है, राइट. सो विन और डाई की सिचुएशन चलती है. अगर वो हावी हो गया, वो आयरन थ्रोन पे बैठ गया तो फिर गड़बड़ हो जानी है. सो इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड इन वेरियस वेज, प्रोवाइडेड एट वेरियस लेवल्स टू प्रोटेक्ट यू, ठीक है, फ्रॉम दीज डिजीज कॉजिंग एजेंट्स. और ये इम्यूनिटी जो है देखो तो किस तरह से किस किस लेवल पे हमें इम्यूनिटी मिलनी है, किस किस लेवल पे इम्यूनिटी मिलेगी. नंबर 1 वी हैव फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस, है ना. वी हैव सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस एंड वी हैव थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस, राइट. फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस का काम क्या होता है? आपके अंदर पैथोजन को घुसने नहीं देना. सेकेंड लेवल का काम क्या है कि पैथोजन को जनरल तरीके से यानी नॉन स्पेसिफिक तरीके से हर पैथोजन को एक ही तरह से मारने का तरीका जो है दैट फॉर्म्स योर सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस. एंड देन वी हैव थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस. अब ये थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस बहुत ही स्पेसिफिक है. फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए कि थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस यानी इम्यून सिस्टम के क्या 4 फीचर्स हैं. व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस. हम इसके बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं. हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए. What are the 4 specific features of the immune system in which it is different? हाँ जी, स्पेसिफिक है, वेरी गुड. नॉन स्पेसिफिक नहीं है तारुषी, स्पेसिफिक. इम्यून सिस्टम इज स्पेसिफिक. दूसरा मेमोरी होती है ना, और मेमोरी फॉर्मेशन. देन डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिटी होती है. एंड यस डाइवर्सिटी, गुड गुडली. And also guys, it can differentiate between the self and non-self. कि कौन सा अपना सेल है, कौन सा बाहर का सेल है, इसमें वो डिफरेंशिएट कर सकता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस के अंदर 2 तरह के बैरियर्स आते हैं. फटाफट से बता दीजिए. फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस के अंदर बैरियर्स आते हैं 2 तरह के. क्विकली लेट मी नो कौन कौन से बैरियर्स हैं वो. यस प्लीज. Which are the 2 types of barriers which constitute your first level of defense और पैथोजन को अंदर घुसने नहीं देंगे. जिन्होंने पिछला लेक्चर गाइस मिस किया है, पिछला कोई भी लेक्चर मिस किया है, प्लीज नॉट फॉरगेट टू वॉच इट इन द रिकॉर्डेड फॉर्म, क्योंकि चैप्टर काफी आगे बढ़ चुका है, ठीक है. वी हैव फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स. वेरी गुड. वी हैव फिजिकल एंड केमिकल बैरियर्स, राइट. और ये फीचर्स भी मैंने बता दिए थे. ये देखो, ये इननेट इम्यूनिटी के थे, है ना. ये फिजिकल बैरियर्स हैं. फिजिकल बैरियर्स में स्किन, म्यूकस, सीलिया, हेयर आ जाएगा. केमिकल बैरियर्स में टीयर, सलाइवा, सेरुमन, HCl एंड लैक्टिक एसिड. फिर हमने बात की थी सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस की. कि सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस में हमारे कुछ एक सेल्स इन्वॉल्व है. वो कौन कौन से हैं? दीज आर इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, बेसोफिल्स, पीएमएनएल्स एंड योर मैक्रोफेजेस. और क्या क्या ये काम करते हैं, राइट. चलो इसके बाद हमने मैकेनिज्म पढ़ना शुरू किया. तो सबसे पहले हमने मैकेनिज्म देखा है फीवर का. फीवर को हम बोलते हैं नेसेसरी इविल. इन द चैट बॉक्स गाइस क्विकली राइट डाउन व्हाट डू वी कॉल दैट टॉक्सिन टुवर्ड्स व्हिच फीवर हैपेंस एंड टुवर्ड्स व्हिच द बॉडी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. उस टॉक्सिन को क्या बोलते हैं? क्विक क्विक क्विक. व्हाट इज दैट केमिकल, व्हाट इज दैट टॉक्सिन नोन एज, जिसके रिस्पॉन्स में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है? फटाफट से. राइट, इट इज नोन एज पायरोजन. एक्सीलेंट एक्सीलेंट. इट इज नोन एज पायरोजन. और पायरोजन रिलीज कहां से होता है? हमारी बॉडी सिक्रीट करती है या फिर पैथोजन की? फटाफट से बता दीजिए. कार्तिक, ये हे फीवर कहां से आ गया बच्चे? हे फीवर इज नॉट एट ऑल अप्लाइड हियर. इट इज सिंपली
मैं फीवर की बात कर रही हूं। पायरोजन इज अ फीवर कॉजिंग एजेंट। कौन सिक्रीट करता है पायरोजन को? पैथोजन सिक्रीट करता है। वेरी राइट, वेरी राइट। और फीवर के अगेंस्ट, यानी फीवर को लो करने के लिए हम जो ड्रग्स लेते हैं, वी कॉल देम एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, तो वी हैव डन द मैकेनिज्म ऑफ फीवर एज वेल। ये सारी चीजें मैंने करवा दी थी। फिर मैंने तुम्हें बताई थी इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट कौन करता है? फटाफट से बता दीजिए, इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट कौन करता है? बेशक बोर्ड से देख लीजिए, बट यू मस्ट नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन। हाँ जी, इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट कौन करता है? इट इज एंटीवायरल, नो डाउट, बट सिक्रीट कौन करता है? वायरस अटैक्ड सेल, जिसके ऊपर वायरस ने अटैक कर दिया है, जिसके ऊपर वायरस का अटैक हो गया है, वो मरने से पहले दूसरों को बता के जाएगा। किसकी फॉर्म में? इंटरफेरॉन की फॉर्म में। सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, सिक्रीटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, जिनके ऊपर अटैक हो चुका है। वेरी गुड। नेक्स्ट गाइस, हमने बात की है फेगोसिटिक सेल्स की। तो 3 सेल्स हैं जो फेगोसाइटोसिस करने वाले हैं। फर्स्ट इज न्यूट्रोफिल्स। मुझे फटाफट से ऑर्डर में बता दो कि कौन कौन वो, ये जो 3 सेल्स हैं किस ऑर्डर में काम करते हैं? ये 3 सेल्स किस ऑर्डर में काम करते हैं? फटाफट से। हाँ जी, क्विक क्विक क्विक। How interferons specific to virus? Amruta, interferons are not. अच्छा, they are specific only to viruses. Yes, yes, yes. I thought you were saying कि भाई ये वायरस हर एक वायरस के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। हाँ जी, न्यूट्रोफिल्स, देन मोनोसाइट्स एंड देन मैक्रोफेजेस, राइट। और ये सारे के सारे क्या करेंगे? फेगोसाइटोसिस करेंगे। और फेगोसाइटोसिस करने के लिए ये उस जगह पे भी पहुंच जाते हैं जहां पे अटैक हो रहा हो। तो उस जगह पे पहुंचने के लिए दे नीड टू स्क्वीज आउट ऑफ कैपिलरी, नॉट WBC। WBC नीड टू स्क्वीज आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, स्क्वीजिंग आउट ऑफ WBC, अच्छा, फ्रॉम कैपिलरी। इज दिस क्लियर? दिस इज नोन एज डायापेडेसिस। और डायापेडेसिस करके अमीबॉइड मूवमेंट शो करके वो पहुंच जाएगा जहां पे कि मेन अटैक हो रहा है। Then we started about inflammation. Quickly let me know in the chat box कि inflammation का main causative agent कौन होता है? Yes please. Inflammation का main causative agent कौन होता है? फटाफट से बता दीजिए। Yes, रिद्धि, you're right. Neutrophils कैसे किल करते हैं? By perforance. फटाक से बता दीजिए। Quick quick quick. हाँ जी, सो मेन पॉजिटिव एजेंट होता है हिस्टामिन। मेन पॉजिटिव एजेंट कौन है? हिस्टामिन। वेरी गुड, है ना। आज मिशन 360 में गाइस सुबह 9 बजे मैंने ये क्वेश्चन करवाया था कि हिस्टामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। सो यस, सो देयर वाज दिस क्वेश्चन 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स? ऑप्शन थी हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड काइनिन्स। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि मेन कॉज हिस्टामिन है, लेकिन इसके साथ साथ गाइस काइनिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये भी इन्वॉल्व होते हैं आपकी इन्फ्लेमेशन में। ठीक है, मेन फैक्टर्स बेशक नहीं है, बट ये भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये याद रह जाएगा। सो दीज मे नॉट बी द मेन फैक्टर्स। मेन फैक्टर आपका यही है मेन, लेकिन ये भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये जरूर ऐड कर लीजिए। थैंक यू कार्तिक। चलो, पॉइंट्स डन। चले, ये ऐड कर लेंगे, काइनेंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। ठीक है, और गाइज इन्फ्लेमेशन के अंदर ये 4 सिम्टम्स होने जरूरी हैं: हीट, पेन, स्वेलिंग एंड रेडनेस। डन। और हिस्टामिन बढ़ा तो सेरोटोनिन कम करता है। वेरी गुड, बिकॉज दे आर एंटागोनिस्टिक। ठीक है ना, क्योंकि बेसोफिल्स का हमने पढ़ा था। बेसोफिल्स 3 चीजें सिक्रीट करते थे: हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। ठीक है, हेपरिन एंटीकोगुलेंट हो गया, तो हिस्टामिन जब जरूरत से ज्यादा बढ़ेगा तो उसको सप्रेस कौन करेगा? सेरोटोनिन। क्लियर है? चलिए, अब गाइस उसके बाद एनके सेल्स भी मैंने बता दिए। एनके सेल्स हमने यहां कहा था दे आर नॉट स्पेसिफिक।
आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू कि लिम्फोसाइट स्पेसिफिक कैसे होते हैं। वो स्पेसिफिक होते हैं जब वो ऑन फील्ड आते हैं और ऑन फील्ड उनकी इन्वेस्टिगेशन चलती है और वो अलग अलग पैथोजन के हिसाब से अलग अलग तरह के एंटीबॉडीज बनाने के लायक हो जाते हैं। इनकी स्पेशलाइजेशन होती है जाके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, आज मैं बात करूंगी, ठीक है। लेकिन ये अभी स्पेशलाइज नहीं हुए हैं, तो दीज आर नॉन स्पेसिफिक, दे आर नॉट स्पेसिफिक, दीज आर नॉन स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स। और इनका मेन काम रहता है TNFs बनाना, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो आपके अंदर ट्यूमरस ग्रोथ्स को डिस्ट्रॉय करता है, जो गठें बनती रहती हैं बॉडी के अंदर उनको डिस्ट्रॉय करेगा। इज दिस पॉइंट क्लियर? यस कावेरी, व्हाट इज द डाउट? फटाफट से बताइए, क्विकली लेट मी नो व्हाट इज द डाउट। यस प्लीज। और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सो ये दोनों के बीच का सिस्टम है, इसमें सेल्स कोई नहीं होते, सेलुलर मैकेनिज्म नहीं होता, सेल्स नॉट इन्वॉल्व, सारे के सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं और ये मिलके बनाते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। ये देखो, ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के ऊपर एक कॉम्प्लेक्स बना देंगे जिससे कि मेम्ब्रेन के अंदर छेद हो जाता है, होल हो जाती है, इस होल के थ्रू वाटर एंटर्स एंड इट बर्स्ट्स एंड डाइज, राइट। सो दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। फिर हम आ गए थे स्पेसिफिक इम्यूनिटी पे, ठीक है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी पे प्रशांत, न्यूरल कंट्रोल नहीं, अभी कहां हो गया, ये वैसे भी स्पार्क बैच चल रहा है, दिस इज क्लास 12 का सिलेबस और उधर न्यूरल सिस्टम होगा। और अगर आपको जल्दी करना है तो आज 8:30 बजे गाइस मैं वन शॉट करवा रही हूँ सारी चीजों के, पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का। 2 चैप्टर्स हो गए थे, रेस्ट ऑल द चैप्टर्स विल बी डेल्ट विद टुडे, टुनाइट इन फैक्ट। चलिए, तो ये हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन देखी थी कि किस तरह से होती है और किस तरह से ये जो सेल्स है ये आपके अंदर स्पेसिफिक इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं। वन इज APC एंड lymphocytes. So we have discussed 2 types of immune systems, antibody mediated immune system and cell mediated immune system. और हमने ये भी देख लिया कि ये स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज के साथ कैसे काम करता है, किस तरह की एंटीबॉडीज हैं। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख दीजिए, which are the 5 different types of antibodies in the increasing order. इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद रखने के लिए हमने क्या निमोनिक याद किया था, फटाफट से, हाँ जी फटाफट से बता दीजिए, व्हाट वाज दैट निमोनिक? दिमाग। वेरी गुड रिद्धि, दैट निमोनिक इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग पूछा था, दैट इज दिमाग, ठीक है ना। तो ये एंटीजेंस हैं, एंटीजेन के बजाय कुछ होती हैं एंटीबॉडी, उनके अगेंस्ट होते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डन इन द प्रीवियस क्लास। ऑल्सो हमने 5 टाइप्स की एंटीबॉडीज देखी थी, DEMAG, और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर दिमाग है, ठीक है। जैसे दिमाग बढ़ता रहना चाहिए, है ना, टाइम के साथ साथ, ऐसे D से G की तरफ जाओगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एंटीबॉडीज याद की है। क्लियर हो गया? परफेक्ट परफेक्ट। चलो, ऑल्सो आई टोल्ड यू हाउ आर दीज 5 एंटीबॉडीज डिफरेंट एंड इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक रोल रहता है, ये भी हमने कर लिया था। कोई भी लेक्चर अगर मिस हुआ है गाइस तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट, ठीक है। और जब रिवाइज भी करते हो, ठीक है, तब भी इसको हाई स्पीड पे करके सुन लिया करो। चलिए, ऑल डन, ग्रेट। इन द चैट बॉक्स क्विकली लेट मी नो, आज हमने यहां से स्टार्ट करना है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं? यस प्लीज, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं? द लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी स्टार्ट अहेड। आरिफ ने बता दिया फटाफट से, इट इज IgM, सबसे बड़ी एंटीबॉडी, ठीक है। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस जो मैं अभी बीच बीच में और पूछती रहूंगी। चलिए, नाउ स्टार्टिंग विद द डिटेल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो गाइस उस दिन भी मैंने आपसे बात की थी कि हमारे अंदर इम्यूनिटी 2 तरह की है। मैं इम्यून सिस्टम की बात नहीं कर रही, मैं इम्यूनिटी की बात कर रही हूं। नाउ वी हैव 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, वन इज एक्टिव another is passive। एक्टिव का मतलब, जैसे अगर तुम एक्टिव हो तो तुम अपना काम खुद करोगे, तो ऐसे याद रख लेना कि बॉडी भी एक्टिव है वो और अपने एंटीबॉडीज खुद बनाएगी, ठीक है। तुम एक्टिव होते हो, अपना काम खुद करते हो, पैसिव यानी लेजी होते हो तो दूसरे से काम करवाते हो, है ना। ऐसे ही हमारी इम्यूनिटी का भी हाल है, जब वो एक्टिव होती है तो एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ, वो खुद अपनी एंटीबॉडीज बनाएगी। और एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है? इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी इटसेल्फ, क्लियर। और अगर वो लेजी है यानी कि पैसिव है तो एंटीबॉडीज बनी बनाई, बाहर से बनी बनाई देनी पड़ेगी, एंटीबॉडीज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया?
आर दीज पॉइंट्स क्लियर? डन। चलिए अब देखो, चाहे वो एक्टिव हो या पैसिव हो, दोनों की दो टाइप्स हैं फॉर द नेचुरल एक्टिव एंड देन आर्टिफिशियल एक्टिव, सिमिलरली नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव। नाउ लेट्स सी द डिटेल्स। अब बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्वेश्चंस भी बहुत बनने हैं और यहाँ पे तुम गड़बड़ भी करते हो। लिसन, एक्टिव का मतलब दोबारा से एंटीबॉडीज खुद बनाएगी बॉडी, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू द एंटीजन, बट ऑब्वियस अब सारा डिपेंड करता है इस एंटीजन पे कि एंटीजन कैसे आया। नाउ लिसन, अगर तो एंटीजन नेचुरल एक्टिव कैसे होगी, अगर ये एंटीजन अपने आप आया, ठीक है, अगर एंटीजन अपने आप तुम्हारी बॉडी के अंदर आया, उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनेंगी दैट विल बी नोन एज नेचुरल एक्टिव, ठीक है। सो नेचुरल एक्टिव कब होता है? व्हेन एंटीजन एंटर्स नेचुरली। अब तुम पूछोगे नेचुरली क्या होता है और आर्टिफिशियली क्या होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल का मतलब व्हेन एंटीबॉडी, नॉट एंटीबॉडी सर, व्हेन एंटीजन is made to enter the body, is made to enter the body deliberately, means जबरदस्ती, जानबूझ के तुमने एंटीजन को बॉडी में भेजा। इज दिस क्लियर? अगर एंटीजन खुद आया, नेचुरली आया, तो उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडीज बनेगी, जो इम्यूनिटी बनेगी, वो कैसी होगी? नेचुरल एक्टिव होगी। अगर तुमने एंटीजन को बुलाया, जानबूझ के बॉडी में डाला, तो फिर उससे बनने वाली इम्यूनिटी क्या कहलाएगी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। एंटीजन के ऊपर सारा निर्भर करता है। एंटीजन अंदर बॉडी में आया तो एंटीबॉडी तो बनेगी ही, बट अब सवाल यह है कि एंटीजन अपने आप आया या तुमने बुलाया। अब तुम सोच रहे हो कि ये कैसे होता है? बिल्कुल होता है। तुम किसी के साथ बैठे, उसको इन्फेक्शन थी, तुमने उससे कैच कर ली, यानी कि तुमने उससे एंटीजन ले लिया, अपने आप ले लिया, ठीक है ना, वो अपने आप तुम्हारे अंदर आ गया बिकॉज ऑफ सम सोर्स, कॉन्टैक्ट से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, या उसका कोई यूज्ड आर्टिकल यूज करने से, है ना। तो यानी तुम्हारी कोई इच्छा नहीं थी। सो इस तरह से जो एंटीजन एंटर करता है, दिस रिजल्ट्स इन नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, एंड इसको हम कहते हैं ड्यूरिंग क्लिनिकल एक्सपोजर, दैट इज ड्यूरिंग क्लिनिकल एक्सपोजर। तो क्लिनिकल एक्सपोजर से जो बनने वाली इम्यूनिटी है, दैट इज नेचुरल एक्टिव। क्लियर? देन कमिंग ऑन टू आर्टिफिशियल एक्टिव, एंटीजन को जबरदस्ती बॉडी में बुलाया गया, डाला गया। कैसे? थ्रू वैक्सीन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्रू वैक्सीन्स। तो गाइज ये जो वैक्सीन्स होते हैं, इसका अलग से टॉपिक में हम करेंगे। तो ये जो 2 बूंद जिंदगी की है पोलियो के अगेंस्ट, तो ये 2 बूंद जिंदगी में होता क्या है? इस 2 बूंद जिंदगी में गाइस पोलियो करने वाला वायरस ही है, लेकिन ऐसी फॉर्म में कि वो आपको बीमार नहीं करता। लेकिन उन 2 बूंदों में वायरस इतना जरूर डाल दिया जाता है कि वो आपके अंदर एंटीबॉडीज सिंथेसाइज करवा दे। तुमने 2 बूंद जिंदगी में क्या दिया? वायरस दिया पोलियो का, और बॉडी ने उसके अगेंस्ट खुद एंटीबॉडीज बना लिए। तब बाद में जब एंटीजन आएगा, यानी वही पैथोजन ज्यादा मात्रा में आएगा, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी टूल्स, अपने वेपन्स तैयार होते हैं। आर यू गेटिंग दिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वैक्सीन से, इन पे क्वेश्चंस आता है कि वैक्सीन्स के दौरान आपको कौन सी वैक्सीन्स किस तरह की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं? दे प्रोवाइड एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Is this point clear? Very very important question. Clear हो गया सबको? चलो, क्लियर है? Now listen. Next is passive immunity. Passive का मतलब बाहर से बनी बनाई तुम एंटीबॉडी दोगे, ठीक है? बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी दोगे। अब ये जो बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी तुम दे रहे हो, ये नेचुरल भी हो सकती है, यानी नेचुरली सिंथेसाइज्ड भी हो सकती है, या फिर ये लेबोरेटरी में भी सिंथेसाइज करवाई जा सकती है। अगर तो ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज दी जा रही हैं बॉडी को, तो उसको बोलोगे तुम नेचुरल पैसिव। और अगर आर्टिफिशियली यानी लेबोरेटरी में सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज तुम दे रहे हो, तो उसको कहोगे आर्टिफिशियल पैसिव। तो पैसिव किस पे डिपेंड करेगा? यानी बॉडी खुद एंटीबॉडी नहीं बना रही है, तुम उसको बनी बनाए दे रहे हो। तो नेचुरल मतलब व्हेन
naturally synthesized antibodies are given. Naturally synthesized antibodies are given. Is this point clear? Done. इसको कहते हैं नेचुरल पैसिव. इसमें एग्जाम्पल आएगी गाइस आपकी कोलेस्ट्रम की. मदर्स मिल्क के थ्रू जो हमें एंटीबॉडीज मिलती हैं वो बनी बनाई एंटीबॉडीज हैं और मदर की बॉडी के अंदर बन रही हैं तो नेचुरली सिंथेसाइज्ड है. सो कोलेस्ट्रम से कैसी इम्यूनिटी मिल रही है? नेचुरल पैसिव. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन आर्टिफिशियल पैसिव, यानी कि व्हेन लैब सिंथेसाइज्ड, लैब के अंदर सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडेड. सिंथेसाइज्ड एंटीबॉडीज आर प्रोवाइडेड. इज दिस पॉइंट क्लियर? अब लैब सिंथेसाइज्ड कौन सी एंटीबॉडीज होती है? जैसे कि सांप ने काट लिया, स्नेक बाइट, ठीक है, तो स्नेक वेनम जो है वो क्या है? इट इज एन एंटीजन. पर क्या हम वेट करते रह सकते हैं कि चलो एंटीजन गया है तो अपने आप एंटीबॉडी बनेगी? वी कैन नॉट वेट दैट लॉन्ग, राइट? तो हमें उसी वक्त बंदे को बचाने के लिए बनी बनाई एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी, राइट? क्योंकि तुम्हें पता है कि पहली बार जब भी कोई एंटीजन जाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज ऑलवेज गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप. ठीक है, तो उतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम वेट करते रहें कि स्नेक वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनेगी. तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन में यू हैव टू प्रोवाइड रेडीमेड एंटीबॉडीज एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी उससे मिलती है, यानी एंटी वेनम, कोई भी एंटी टॉक्सॉइड, ठीक है, एंटी सीरा, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? आपके आर्टिफिशियल एक्टिव की. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो फटाफट से इसका लो स्क्रीनशॉट. एवोल्यूशन का क्रैश कोर्स का पीडीएफ, क्रैश कोर्स कौन सा हुआ है भाई? इसका 1 शॉट्स अभी होने हैं और पुराने जो हो रखे हैं उनको आपको देखना है. ठीक है आदित्य, चलिए आ जाओ, नेक्स्ट चलते हैं गाइस. स्क्रीनशॉट टेकन, क्विक जल्दी से बताइए. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. इन पे क्वेश्चन ना आए ऐसा पेपर नहीं होता है. तो सीधा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड और वैक्सीन से रिलेटेड. ठीक है, तो वैक्सीन आपको कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, कोलेस्ट्रॉल आपको कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा. क्लिनिकल एक्सपोजर, आप किसी के साथ बैठे, आपको एक बीमारी हो गई तो आपके अंदर कैसी इम्यूनिटी डेवलप हो गई? नेचुरल एक्टिव. ठीक है, सांप काट लिया तो उस वक्त आप कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करोगे? आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू ऑल? यस, चले हाँ जी. नेक्स्ट गाइज, अब हम आते हैं, ये देखो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के एक बार डिफरेंसेस भी देख लेंगे. सो वी हैव ऑलरेडी रेड दैट एंड नाउ वील क्विकली गो थ्रू दिस टेबल. सो एक्टिव इम्यूनिटी, it is produced actively by the immune system of host. ठीक है ना, जिसके अंदर पैथोजन गया वो खुद उसकी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी. और यहां पे it is received passively by the host, यानी host immune system does not participate, यानी does not produce any antibody. यहां पे it is induced by the infection or by contact with the immunogen. ठीक है, आपको इन्फेक्शन हो गई यानी क्लिनिकल एक्सपोजर हो गया. इसका मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर, या आपने कांटेक्ट करवा दिया विद इम्यूनोजन. इम्यूनोजन किसको कहते हैं? एंटीजन को, इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन्स. तो इस दौरान एक्टिव बनेगी. यहां देखो, इट इज कॉन्फर्ड बाय डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज. ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं, राइट? हियर एक्टिव इम्यूनिटी जो आपके अंदर गाइस बनती है वो ड्यूरेबल है, ज्यादा देर चलेगी और वेरी इफेक्टिव. जबकि ये जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, जब आप बनी बनाई एंटीबॉडीज देते हो, सो दिस इज लेस इफेक्टिव एंड इट इज शॉर्ट लिव्ड. देन एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स आफ्टर अ लैग पीरियड. लैग पीरियड मतलब वो पीरियड जिस दौरान आपकी बॉडी अभी इन्वेस्टिगेशंस कर रही है और वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करवा रही है, स्ट्रैटेजाइज कर रही है. ठीक है, सो उस दौरान आपको बीमारी भी होती है, ये हमने पढ़ा था, राइट? तो थोड़ा टाइम लगता है एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने में, एंटीबॉडीज के बनने में. जबकि क्योंकि अब बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहे हो तो इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली. सो दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड स्पेशली ड्यूरिंग
इमरजेंसी सिचुएशन, सांप काट गया है ना, तो वेट थोड़े करोगे लैग पीरियड की, इमरजेंसी सिचुएशंस में आपको यही काम आती है, राइट। देन इस सिचुएशन में गाइस मेमोरी प्रोड्यूस होती है ना, जब कोई पैथोजन अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट मेमोरी प्रोड्यूस होगी, और फिर जब नेक्स्ट आप डोज लेते हो, बूस्टर डोज लेते हो, तो वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है ना। सिमिलरली अनलाइक दैट यहां पे कोई मेमोरी नहीं बनेगी, क्योंकि यहां इन्फेक्शन ही नहीं हुआ, यहां तो आप डायरेक्ट बनी बनाई एंटीबॉडीज दे रहे हो। सो इसलिए सब्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज लेस इफेक्टिव ड्यू टू इम्यून एलिमिनेशन, यहां पे कोई इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं हुआ है। इट सर्व्स नो पर्पस इन इम्यूनो डेफिशिएंट होस्ट, लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, उनके केस में एक्टिव इम्यूनिटी का खास रोल है नहीं, बिकॉज इम्यून सिस्टम वीक है, वो एंटीबॉडीज बना ही नहीं पा रहा, तो आप वेट करोगे कि हाँ एंटीबॉडीज बनेंगी, सो इट्स नॉट रियली गोइंग टू हेल्प। इन दैट सिचुएशन यहां पे बनी बनाई एंटीबॉडीज दी जाती हैं उन लोगों को जिनमें इम्यून सिस्टम की डेफिशिएंसी हो। लास्ट नॉट द लीस्ट, दिस इज यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज द बॉडी रेजिस्टेंस, ठीक है, यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब प्रिवेंशन, इट इज यूज्ड एज अ प्रिवेंशन to increase the body resistance, whereas this is used for the treatment of acute infection. Prophylaxis means treatment, not prevention, means treatment to increase the body resistance, ठीक है। और यहाँ पे acute infection, acute देखो कोई भी infection या acute हो सकती है या chronic हो सकती है। Now what is acute? Acute का मतलब होता है जो एकदम से start हो और फिर बहुत ज्यादा आपको अटैक करे, है ना, जैसे बैठे बैठे कोल्ड हो जाता है, तो कोल्ड, कॉमन कोल्ड का जो अटैक है ना, दैट इज ऑलवेज एक्यूट, है ना, इट इज एक्यूट, पहले से नहीं पता लगता। लेकिन कैंसर एकदम से नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अंदर ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। सो कुछ बीमारियां आपको एकदम से अटैक करती हैं और फिर पूरे जोर से अटैक करती हैं, उनको कहते हैं एक्यूट। क्रॉनिक होती हैं जो धीरे धीरे एग्रेवेट होती हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट भी धीरे धीरे ही होता है, राइट। ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, कोई थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, दीज आर ऑल क्रॉनिक डिजीजेस। डायबिटीज, रातों रात नहीं होगा डायबिटीज। इज दिस पॉइंट क्लियर कि कल आपने टेस्ट करवाया था बिल्कुल नॉर्मल था, अगले दिन टेस्ट करवाया तो खराब आ गया? नो। तो ये होती है क्रॉनिक। तो जो एकदम से बीमारी हो रही है एक्यूट इन्फेक्शन, उसमें आपका एकदम से इलाज कैसे होगा? बाय प्रोवाइडिंग रेडी मेड एंटीबॉडीज। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? हाँ जी, ये सिर्फ क्लास 12 के लिए नहीं, ये क्लास 12 के लिए है, ये ड्रॉपर्स के लिए है जिनका पेपर आ रहा है एंड दे वांट टू रिवाइज दिस इन डिटेल। ऑल्सो गाइस, वैसे तो क्लास 2021 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मैंने स्केड्यूल दे दिया है, मैंने और किरण मैम ने, कि उनको इन लास्ट 15 डेज में क्या क्या करना है टू क्रैक नीट, ठीक है ना। तो पिछला सेशन में आपको बता दिया गया है, नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा एंड फॉलो दैट स्केड्यूल गाइज। Schedule of solving the questions with us, reading NCERT, also schedule of watching the special sessions again and again. Is that clear? वो हम दे चुके हैं, ठीक है, ठीक है आदित्य, मैं चेक कर लूंगी एक बार। डन? हाँ जी, ऑल राइट गाइस, सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। इसमें आपके सारे डिफरेंसेस कवर्ड हैं बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। डन हो गया ये? चलिए, let's solve this question now. Interferons are secreted by, once again, so let's solve few questions. Interferons are secreted by, quick, yes please. So RF ने आंसर दे दिया इसका, interferons are secreted by, that is virus infected cell, है ना, ये तो अब सबको पता हो गया। Next, type of immunity responsible for graft rejection. ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन सी इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है ऑफ द रिसिपिएंट सेल? यस प्लीज। सो कौन सी इम्यूनिटी है जो एक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को, ग्राफ्ट को, मीन्स एनीथिंग विच हैज बीन ब्रॉट फ्रॉम द आउटर सोर्स, ठीक है, उसको रिजेक्ट करेगी? इज इट इनेट, इट इज ह्यूमोरल, सेल मीडिएटेड, या बोथ 2 and 3? सो आंसर इज सी। वेरी गुड। कौन से सेल्स होते हैं? एग्जैक्टली, इट इज सेल मीडिएटेड। कौन से सेल्स होते हैं एग्जैक्टली जो ग्राफ्ट रिजेक्शन करते हैं? फटाफट से बताइए, क्विक, कौन से सेल्स हैं जो इनको रिजेक्ट करते हैं? एक्सीलेंट, इट इज टीसी, टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल्स।
Excellent. Next, class of antibodies involved in allergic reaction. एलर्जीज कॉज करने में कौन सी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं? एलर्जी के दौरान कौन सी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी? क्वेश्चन नंबर, हाँ जी फटाफट से बताइए, इसमें कौन सी एलर्जीज के दौरान कौन सी प्रोड्यूस होंगी? आंसर इज ई, IgE, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि एलर्जन भी जो होता है दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एंटीजन. ठीक है. देन वीक एंटीजन. सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड कैसी इम्यूनिटी? सिक्रीशन ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बन रही हैं बाय बी लिम्फोसाइट, कैसी इम्यूनिटी मिल रही है? पैसिव, ह्यूमोरल, सेल मीडिएटेड या इननेट? क्विक 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 फटाफट से बता दीजिए. एंटीबॉडीज की सिक्रीशन कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी? इट मस्ट बी फटाफट से बताइए. एंटीबॉडीज बनाई जा रही हैं तो इसे कैसी इम्यूनिटी है ये? दिस इज सेल मीडिएटेड. आरएफ ये तो गलत कर दिया. दिस, अरे भाई बार बार गलत कर रहे हो. तो दिस इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी. ह्यूमोरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड immunity. Is this point clear? Then next, consider the following statements. Please go through the statements. Innate immunity is non-specific of the defense that is present at the time of birth. Acquired is pathogen specific and characterized by memory. Memory-based acquired immunity developed in higher vertebrates based on the ability to distinguish between self and non-self. So which of the statements are true? आपको true statements बतानी है फटाफट से. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? यस प्लीज, क्विक क्विक क्विक. IgM द फर्स्ट एंटीबॉडी फाउंड इन इन्फेंट? नो कविता, नो नो नो. अभी बता देती हूं. हाँ जी, ऑल आर ट्रू. हो गई गड़बड़, ऑल आर ट्रू गड़बड़ हो गई भाई. मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखो ये तो क्लियर हो रहा है ना कि इनेट नॉन स्पेसिफिक होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ. दिस इज ट्रू. एक्वायर्ड पैथोजन स्पेसिफिक होती है, कैरेक्टराइज्ड बाय मेमोरी. ट्रू. मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, बिल्कुल ठीक है. हायर वर्टिब्रेट्स में बनती है, यहां तक भी ठीक है. किस पे बेस्ड है? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. इस चीज पे बेस्ड होती है मेमोरी. बताओ, मेमोरी इस चीज पे बेस्ड है? इस चीज पे तो बिल्कुल बेस्ड नहीं है. ये तो उसका अपना करेक्टर है कि वो अपने और बाहर वाले सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है. बट मेमोरी इज नॉट बेस्ड ऑन दिस. मेमोरी बेस्ड होती है प्रीवियस एक्सपोजर पे. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स आर 1 and 2. यस, फर्स्ट एंड सेकेंड आर ट्रू. वेरी गुड गुलीन. ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इज दिस क्लियर? यस भारत, आज रात को फिजियोलॉजी के बाकी के सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे. नाउ सी, which of the immunoglobulins does not constitute the largest percentage in human milk? अच्छा, does constitute. कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मैक्सिमम होता है ह्यूमन मिल्क के अंदर, यानी कोलेस्ट्रम के अंदर? हाँ जी, कोलेस्ट्रम के अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है? फटाफट से बताइए. अभी एक क्वेश्चन भी आया है कि बच्चे के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी सबसे पहले, है ना? तो देखो, कोलेस्ट्रम के थ्रू कौन सी एंटीबॉडी मिल रही है? IgA. सो गाइस, बच्चे को सबसे पहले जो बच्चे के अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है वो भी IgA ही है. दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी फाउंड इन द इन्फेंट्स बॉडी. क्योंकि बच्चे को अभी हमने एक्सपोजर नहीं दिया है एंटीजन का, उसको एक्सपोजर नहीं हुआ, उसको बहुत ही प्यार से संभाल के रखते हो ना, बिल्कुल हाइजीनिक कंडीशंस, हाथ धो के उसको लगाते हैं, राइट? तो उसको अभी कोई एंटीजन नहीं मिला, फिर भी उसके अंदर एंटीबॉडी उसके अंदर एक एंटीबॉडी पाई जाती है. द फर्स्ट एंटीबॉडी कहां से मिली? उसको मदर के मिल्क से मिली है. फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी फाउंड इन इन्फेंट्स मिल्क. इज दिस पॉइंट क्लियर? ये जिसका डाउट था, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? ठीक है. नेक्स्ट, हाँ जी. सो गाइज, आई वॉन्ट यू टू राइट आंसर. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस, राइटिंग द आंसर. तो 2 क्वेश्चंस के लिए आप आंसर्स लिखोगे. What are the various public health measures which you should suggest as a safeguard against infectious diseases? ये NCERT के questions हैं आपके. And second is differentiate between innate and acquired immunity. So I want every one of you to write an answer to these questions and DM me on the Telegram group. Do not forget to join the Telegram group.
हर एक लेक्चर के ऊपर बेस्ड आपको शाम को अपनी डीपीपीज पहुंच जाती हैं गाइस, उन डीपीपीज को जरूर सॉल्व किया करो। इज दिस क्लियर? पिछले लेक्चर्स की भी आ रही हैं, नहीं सॉल्व की हैं तो अब कर लेना, राइट? और इन चैप्टर्स की भी डीपीपीज को आप हर रोज डीपीपी आ रही है आपके लेक्चर के ऊपर बेस्ड, प्लीज डू सॉल्व दैट। क्लियर हो गया ये? ठीक है, चले आगे। तो इस पे क्वेश्चन आपने लिखना है और आपने मुझे भेजना है। ठीक है गुडीन, आप भेजो, आई विल चेक द आंसर। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने कर लिया है, ये रिपीट हो गया, सॉरी। डन, ये सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। उसके बाद गाइस, उसके बाद अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। दिस इज एनसीईआरटी का पैराग्राफ एंड एनसीईआरटी का 8.2.4। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, now listen very carefully. And adaptive it is organism acquired, right? Now listen, अब ये दो वर्ड्स हैं, इनमें कंफ्यूजन अक्सर रहता है, पर अब कंफ्यूजन दूर करनी है। ठीक है, देखो कंफ्यूजन दूर करने का ना एक तरीका ये भी होता है कि आप जरा अंग्रेजी से हटके अपनी नॉर्मल बातचीत में जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उनको भी याद रखें। ठीक है, नाउ लिसन, आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, टीकाकरण, है ना? इंजेक्ट करना, यानी कि मान लो कि ये मेरे हाथ में एक इंजेक्शन है जिसमें वैक्सीन है, इसको दूसरे की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, इस एक प्रैक्टिस को, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? वैक्सीनेशन। टीका लगाया जाना या 2 बूंद टपकाई जाना, दैट इज वैक्सीनेशन। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द वैक्सीन इन द इंडिविजुअल्स बॉडी, दैट इज वैक्सीनेशन। ठीक है, ये तुमने कर दिया। अब उसके रिस्पॉन्स में जब बॉडी के अंदर तुमने वैक्सीन डाल दिया तो वैक्सीन होता क्या है? आई जस्ट टोल्ड यू, वैक्सीन में बेसिकली एंटीजन ही होगा, यानी वही कीटाणु होगा जो बीमारी करता है, लेकिन ऐसी फॉर्म में कि वो तुम्हें बीमार ना करे, बट इम्यून सिस्टम को पहले से जरा चौकन्ना कर दे, ट्रिगर कर दे टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बिफोर हैंड, ताकि जब एक्चुअली कोई पैथोजन आए तो आपके पास पहले से आपकी आर्टिलरी, आपके वेपन्स बिल्कुल रेडी हैं। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, तो वैक्सीन देके बेसिकली आप क्या करते हो? आप अपनी बॉडी को एक प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा देते हो। आपने जानबूझ के पैथोजन अंदर डाला, ठीक है, जानबूझ के पैथोजन अंदर डाला, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? एंटीजन को देख के, पैथोजन के ऊपर एंटीजन, बॉडी क्या करेगी? एंटीजन को देख के एंटीबॉडी बनाएगी, है ना? तो होगा क्या? आपके अंदर प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो गया, एंटीबॉडीज बन गई। अब जब असल में आपके ऊपर अटैक हुआ है, बहुत ही भारी मात्रा में जब पैथोजेंस आए हैं, एंटीजेंस आए हैं, उस टाइम पे आपके पास पहले से बनी बनाई एंटीबॉडीज होंगी। सो व्हेन यू एक्चुअली कम इन कॉन्टैक्ट विद द रियल इन्वेडर, द रियल पैथोजन, what are you generating? You are generating the secondary immune response, and you know that secondary immune response is always quick and disease does not occur. So that is how you are saved by taking vaccines beforehand. Is this point clear? तो vaccines बहुत ही important है, किसी भी वैक्सीन को मिस नहीं करना। and I'll take this opportunity to tell you, प्लीज अपनी दोनों कोविड की वैक्सीन्स की डोजेस कंप्लीट कीजिए। जब भी आपका टाइम आता है तो दोनों डोजेस लेनी जरूरी है, डिपेंडिंग अपॉन विच वैक्सीन यू आर टेकिंग। ठीक है, नाउ सी, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर? तो वैक्सीन में या 2 बूंद जिंदगी, है ना, तो वो जो 2 बूंद बच्चे के मुंह में टपकाई जा रही है, उसमें क्या दे रहे हो? तुम पोलियो का वायरस ही दे रहे हो। ठीक है, कोई भी वैक्सीन जो है उसके अंदर हम हमेशा बीमार करने वाला एजेंट ही डालते हैं, बेशक वो कोविड का वैक्सीन क्यों ना हो। तभी तो आपको बुखार आ सकता है, तभी तो जब भी बच्चे को वैक्सीन लगवाया जाता है ना तो उसको हल्का सा फीवर आता है। व्हाई? बिकॉज द पैथोजेंस हैव एंटर्ड, योर इम्यून सिस्टम इज एक्टिव, योर इम्यून सिस्टम इज रिस्पॉन्डिंग, एंड इट इज गुड कि आपको फीवर हो रहा है थोड़ा सा। इट शोज, इट इज अ साइन योर इम्यून सिस्टम इज एक्टिव इनफ टू प्रोड्यूस द एंटीबॉडी। पॉइंट क्लियर? कमिंग बैक हियर, अभी वैक्सीन की भी बहुत सारी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। सो यस, अब वैक्सीनेशन, तो जो वैक्सीन यानी कि टीका लगाया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, उस प्रैक्टिस को क्या कहा जा रहा है? वैक्सीनेशन।
उसके रिस्पॉन्स में अंदर जो काम चल रहा है, अंदर क्या काम चल रहा है कि एंटीजन आया और एंटीजन के रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी जो प्रोडक्शन हो रही है, आपके अंदर जो एक इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। तो आप इम्यून हो जाओगे उस बीमारी से। ठीक है, लेट्स रीड व्हाट एनसीईआरटी सेज हियर। तो ये मैंने एनसीईआरटी को ही कॉपी किया था। यहां सी, यहां पे पहले वैक्सीन होते क्या है। सो पहली चीज ये कि वैक्सीन जो है गाइस, वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं तुम्हें बार बार कहती रही हूं कि स्पेसिफिक इम्यूनिटी में बहुत ही तगड़ा फैक्टर है, और वो तगड़ा फैक्टर क्या है कि ये याद रखता है दुश्मन को, है ना, ताकि दोबारा जब सेम दुश्मन आए तो आपको पता हो कि आपने पिछली बार क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, यानी कि कौन सी एंटीबॉडीज बनाई थी। नाउ सी हियर, सो वैक्सीन्स का पूरा फंडाई जो है वो आपकी मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, आपकी इम्यून सिस्टम की मेमोरी के ऊपर, कि पहले से आप दिखा देते हो कि हाँ भाई ऐसा भी कोई दुश्मन है, पहले से देख लो, अपने वेपन्स तैयार कर लो। वेपन्स क्या है? एंटीबॉडीज। तब ताकि असली तादाद में जब आए तो आपके पास पहले से वेपन्स तैयार हैं। ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम याद रखता है। मेमोरी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। So what is the principle of immunization? Principle is the property of memory. Very important line. Question. ठीक है, तो जितनी भी वैक्सीन्स हैं, they are based on which property of immune system? Property of memory. ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? ठीक है, memory cells. Yes. So in vaccination, the preparation, अब देखो वैक्सीनेशन में हो क्या रहा है? In vaccination, प्रेपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स। वैक्सीन में होता क्या है? ऐसे एंटीजेनिक प्रोटीन्स की प्रेपरेशन है और पैथोजन, या जो कि इनएक्टिवेटेड हो सकते हैं, वीकेंड हो सकते हैं, एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। ठीक है, तो उस प्रेपरेशन को बॉडी के अंदर डालना, दिस इज नोन एज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब इंजेक्टिंग द वैक्सीन, इंजेक्टिंग the vaccine. Practice of injecting the vaccine, this is called immunization. ठीक है, टीका ठोकना, that is vaccination. Then we have immunization. Immunization में क्या होगा? उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनी है, see, antibodies produced in the body against these antigens will neutralize the pathogenic agents during the actual infection. ठीक है ना, तो जब आपने ये इंजेक्ट कर दिया तो उसके रिस्पॉन्स में द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू वैक्सीन, क्योंकि वैक्सीन के अंदर क्या दिया है तुमने? एंटीजन दिया है, उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होना, दिस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। समझ में आया? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे तुम एंटीजन दे रहे हो और उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज इम्यूनाइजेशन। आर द टू टर्म्स क्लियर? ठीक है, डीपीपी कहां मिलेगी बच्चे? टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करो, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, राजी का देखो टीका ठोकने की आवाज, ये वर्ड से कितनी हंसी आ रही है। कभी नहीं सोचा क्या, सुना क्या? लाओ टीका ठोको इसे, है ना? कैसे बचपन में कैसे तुम्हें पकड़ लेते थे, दबोच लेते थे इनफैक्ट, क्योंकि तुम हिलते हो और फिर वो काम खराब हो सकता है। आपको स्पेशल क्लास की नोटिफिकेशन नहीं मिलती तो प्लीज इन्फॉर्म दैट अथॉरिटीज। एंड बड़ा सिंपल सा तरीका है, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलती, टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोटिफिकेशन मिली होती है, आप अपना अलार्म सेट करो। और आज तो गाइस हमने आपके साथ क्लियरली शेयर कर दिया है कि आपका स्केड्यूल क्या रहेगा। ठीक है ना, वो स्केड्यूल क्या रहेगा ये आपको पता होना चाहिए। 4 टाइमिंग्स हैं जिस पे स्पेशल क्लास में टेस्ट चलने हैं कल से देखो टाइमिंग्स क्या है, आई एम टेलिंग यू राइट हियर। तो 4 टाइमिंग्स नोट कर लो, सुबह 9 बजे, 10 बजे, ठीक है, और रात के 10 बजे और 11 बजे, ये 4 टाइमिंग्स हैं। ठीक है, सारी मेरी नहीं है, ये मेरी है, ये किरण मैम की है, ये किरण मैम की है, ये मेरी है। ठीक है, तो ये अलार्म वैसे ही अपना सेट कर लो, बिल्कुल टाइम पे पहुंच जाएंगे, अब कोई क्लास मिस नहीं होगी। अगर पैथोजन पहुंचा ही नहीं तो 3rd लेवल तक तो कोई बात नहीं, तो बहुत अच्छी बात है ना?
अब हमने आर्मी अपनी बनाई होती है, इसका मतलब ये थोड़ा कि हम चाहते हैं कि कोई आके हम पे अटैक करे ताकि हमारी आर्मी यूज हो सके, ऐसा तो नहीं होता। अच्छी बात है। इनफैक्ट गाइज कहते हैं ना, इफ यू वांट पीस यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। तो पहले से तैयार रहना चाहिए। अगर आया ही नहीं, थर्ड लेवल तक पहुंचा ही नहीं, थर्ड लेवल आपका काम नहीं करेगा, कोई बात नहीं। बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आपके केस कि हमारी बॉडी में बिल्कुल बिल्कुल लाइक यू गो बाय द बुक्स। नो नो नो, इम्यून सिस्टम डजंट रियली गो बाय द बुक्स ऑल टुगेदर कि पहले जी बैरियर्स रोक, वो तो चलो रोक ही रहे हैं, फिर जी सेकंड लेवल ऑफ डिफेंस ही काम करेगा और उसके बाद ही थर्ड लेवल ऑफ डिफेंस आएगा। नो, दे आर ऑल वर्किंग इन सिंक्रनी, दे आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। वो खड़े हैं, तैनात हैं, उनको नहीं मौका मिला, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इज दिस क्लियर? फिर जबरदस्ती थोड़े दुश्मन को लेके आओगे कि आओ जी हमारे देश पे हमला करो ताकि हम अपनी आर्मी यूज कर सके, नहीं। गुड, नहीं आया तो ठीक है। चलो, हम अगर एंटीबॉडी नहीं बना तो, अगर एंटीबॉडी नहीं बना तो फिर बीमारी हमें होगी। पर क्यों नहीं बनेगा एंटीबॉडी, है ना? अगर आपका इम्यून सिस्टम ठीक है, इफ यू आर नॉट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, तो एंटीबॉडी बनना लाजमी है। यह भी जरूरी है कि जो वैक्सीन दिया जा रहा है वो इफेक्टिव है। तो आपको जो वैक्सीन आप तक पहुंचाए जाते हैं वो सारी टेस्टिंग के बाद पहुंचाए जाते हैं कि भाई उनकी एफिकेसी ठीक है, यानी जितनी डोज में दिया जा रहा है वो बीमार भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीमारी ही हो जाए, लेकिन इतना जरूर पोटेंट होना चाहिए कि वो एंटीबॉडीज का सिंथेसिस शुरू करवा दे। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है। अगर पैटर्न पहुंचा ही नहीं थर्ड लेवल तक, नहीं तभी तारुशित वही तो मैं बोल रही हूं कि उसको इतना आपने पोटेंट जरूर बनाना है कि वो आपके थर्ड लेवल ऑफ इम्यूनिटी तक पहुंचे। इज दिस क्लियर? इतना उसको बनाया जाता है। इज आवर इम्यून सिस्टम एक्टिव बिफोर द वैक्सीनेशन? इम्यून सिस्टम मीन्स थर्ड लेवल ऑफ इम्यूनिटी, इट इज एक्टिव, बट उसको अभी मौका नहीं मिला, है ना? उसको तुम सैंपल दोगे, कोई एंटीजन दिखाओगे, तभी वो एंटीबॉडी बना पाएगी। बट एक्टिव जरूर है, वो एक्टिव है, लेकिन एक्टिव होने का मतलब ये नहीं ना कि वो एंटीबॉडीज बनाती रहे। हमारी आर्मी एक्टिव रहती है, लेकिन गोली तो तभी चलाएगी ना जब दुश्मन आएगा। सो सिमिलर टू दैट, ठीक है। इट इज एक्टिव बिफोर वैक्सीनेशन बट एक्टिव टू लॉन्च द अटैक, but attack will be launched only after vaccination या after the exposure to the antigen in any way. Is this clear? ठीक है। Notes will be provided in the end of the chapter. One shot के notes मैं साथ साथ रिलीज करवा रही हूं। Otherwise guys, जो 22 के और 23 के एस्पिरेंट्स हैं, प्लीज मेक योर ओन नोट्स, प्लीज मेक योर ओन नोट्स, ठीक है। और हमारे साथ अपने नोट्स शेयर करो। चैप्टर खत्म होने के बाद वील शेयर आवर नोट्स। आई वॉन्ट टू सी योर नोट्स फर्स्ट। बट IgM कैन क्रॉस प्लेसेंटा, देन इट शुड बी द फर्स्ट टू बी फाउंड इन द इन्फेंट। किसने बोला है कविता कि IgM कैन क्रॉस प्लेसेंटा? हमने तो नहीं बोला। किसने बोला है IgM कैन क्रॉस प्लेसेंटा? फटाफट से बताओ। चलो इस पे दोबारा बात करते हैं। किसने बोला है IgM कैन क्रॉस प्लेसेंटा? ये देखो, ये देखो, आ जाओ। सो क्रॉस प्लेसेंटल इकलौता एंटीबॉडी कौन सा है? IgG. दिस कैन नॉट क्रॉस प्लेसेंटा, दिस इज द ओनली वन, ओनली क्रॉस प्लेसेंटल एंटीबॉडी। इज दिस पॉइंट क्लियर? क्लासेस रोज होती हैं भाई, मंडे टू फ्राइडे। अब तो सैटरडे संडे को भी छुट्टी नहीं ले रहे हम, क्योंकि पेपर आ रहे हैं। हाँ जी, ऑल क्लियर? डन है? चलो एक बार मैं तुम्हें और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देती हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। नाउ सी गाइस, ये टाइम जरूर नोट कर लो। और नाउ लिसन लिसन लिसन, सबने इसमें एनरोल कर लिया? फटाफट से मुझे बता दो यस और नो। इस चैप्टर के नोट्स आपको अभी मिलेंगे जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहले ये बताओ, टेलीग्राम चैनल बच्चे दिया हुआ है, पूजा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ जी, ये बताइए जरा, ये सबने पहले ये बताओ, ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज के लिए सबने एनरोल कर लिया? क्विकली लेट मी नो, एनरोल्ड और नॉट एनरोल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और गाइस, जब भी ये पेपर होंगे, ये टेस्ट चलेंगे, 2 to 5 आपकी क्लासेस नहीं होंगी अब आने वाले दिनों में, यानी जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता। थोड़ा सा जिस दिन ये चलेगा टेस्ट सीरीज, उस दिन टाइम टेबल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा,
ठीक है, क्योंकि 2 to 5 कोई क्लासेस नहीं होंगी। डन, एनरोल्ड। राहुल बच्चे मैंने पढ़ लिया, आपका पढ़ लिया। कितनी बार एक चीज लिखोगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी होने तो दो ना पहले पूरी, आज कंप्लीट हो जाएगी और आज इकट्ठे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज आपको सारे इकट्ठे नोट्स मिल जाएंगे। चलो आ जाओ। हाँ 22 के भी स्टूडेंट्स दे सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं दे सकते? देखो तो सही आपका कितना रैंक आता है, कितना आपको लर्न हो चुका है ना? देखना जरूरी है, क्या चक्कर है? आ जाओ। सो गाइज ये देखो, ये है आपका स्केड्यूल। तो इन दिन 28 अगस्त, 1 सितंबर, 4 सितंबर, 7 एंड 9 सितंबर ये 5 मॉक टेस्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे। रैंक आपको मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, और वो जरूर देख लेना ताकि गड़बड़े ना हो। डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट होगी एंड मॉक टेस्ट होंगे। इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो। और ये देखो, और ये 2 बजे होंगे, 2 से 5। इसके अलावा और भी बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। एंड गाइज आइकॉनिक हैज ब्रॉट अप दिस न्यू फीचर कि आपको मेंटोर तो मिलते ही हैं आइकॉनिक में, लेकिन उन मेंटोर से अब आप अपने डाउट्स अपने टाइम पे कंप्लीट करवा सकते हैं। सो यू जस्ट हैव टू बुक अ डाउट सेशन एट योर कन्वीनियंट टाइम, जितना टाइम आपको चाहिए। ठीक है ना, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, किस दिन किस वक्त, सब आप डिसाइड करोगे। एंड डोंट कीप योर डाउट्स, डोंट लेट योर डाउट्स पाइलिंग कीप पाइलिंग अप, डू नॉट डू दैट। ठीक है, आ जाओ। तो ये जरूर करो। और नोट्स भी मिल रहे हैं गाइस, तो आप इधर उधर की जो रेफरेंस किताबें खरीदते हो और उसपे से आपको पता ही नहीं होता कि भाई क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी। 15 साल की किताबें सेम चल रही है, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ। मैंने भी अपने टाइम पे वही किताबें पढ़ी थी, आज भी सेम टू सेम, क्वेश्चंस तक नहीं बदले हैं। ठीक है, तो इतनी आउटडेटेड किताबें मत पढ़ो। टेक दीज अनअकैडमी नोट्स विच आर अपडेटेड एंड क्यूरेटेड बाय द एडुकेटर्स एंड टॉप स्टूडेंट्स, टॉप रैंकर्स ने। क्लियर? और ये प्लस और आइकॉनिक दोनों के स्टूडेंट्स को मिलेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आइकॉनिक को हार्ड कॉपी में मिल जाएगा, घर तक पहुंचाए जाएंगे, और प्लस वालों को इन ऐप नोट्स मिल जाएंगे। इज दिस क्लियर? एटलीस्ट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। ठीक है, और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेते हो गाइस, तो डोंट फॉरगेट टू टेक अवेल दिस 10% ऑफ फैसिलिटी। और कैसे मिलेगी आपको? रेफरल कोड में, ये आपको कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए वो भी बताओ, लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। सो प्लस सब्सक्रिप्शन या ये आपकी आइकॉनिक, दोनों पे। इज दिस क्लियर? मैम प्लीज फिर से बताइए अबाउट दिस मॉक टेस्ट। लकी बच्चे, मॉक टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे होने जा रहा है। ठीक है, न्यू पैटर्न के ऊपर बेस्ड, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। और जो मैंने आपको डेट्स दी हैं, ये देखो, ये डेट्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज अ स्केड्यूल फॉर द मॉक टेस्ट। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों इसी टाइम पे होना है। आपको एनरोल करना पड़ेगा। आज मैंने भी एनरोल करके देखा था कि भाई कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो इट वाज सुपर इजी। एनरोल ओपन करो, लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम में भी दिया हुआ है, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया होगा इसको एनरोल करने के लिए, है ना? तो बस फोन नंबर डालो, ओटीपी आएगा, एनरोल करो एंड हो गया। और एनरोल करते हुए भी कोड यूज करना है, यही कोड्स यूज करने हैं। फ्री एनरोलमेंट है और कुछ नहीं है। मैं भी टेस्ट देके देखूंगी कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तुम भी देखना, और तुम्हें तो बिल्कुल देना ही देना है, राइट? और आपने इन लास्ट 15 डेज में क्या क्या करना है उसके लिए सेशन देख लो। आपको प्रॉपर एक एक दिन का हमने पूरा प्लान दे दिया है। और गाइज ये है आपका कॉम्बैट, एवरी संडे जो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, 60 मिनट्स का 28 क्वेश्चंस, अगेन फ्री टेस्ट। टू एनरोल यूज दिस। एंड बग्स बाउंटी, this is to protect you from any inappropriate content. So if you see any, do report and claim. All right guys, how to increase marks in bio from 300 to 360? प्रथम यही सेशन लिया है बच्चे। आज जो हमने आपको एक पूरा फुल प्रूफ प्लान दिया है ना, उससे आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होंगे। 15 दिन में आपका कम से कम 30-40% इंप्रूवमेंट भी हो सकता है। एंड जैसे कि आज किरण मैम ने बोला था कि अगर तुमने स्ट्रैटेजी गलत ले ली तो वो डिक्लाइन भी हो सकता है उतनी ही रेशो में। तो इसलिए दीज लास्ट 15 डेज आर वेरी वेरी क्रूशियल। सो हाउ टू यूज देम स्मार्टली यू मस्ट नो, एंड फॉर दैट वॉच दैट सेशन। हाँ जी, आ जाओ गाइस। तो अब लास्ट में एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, वैक्सीनेशन क्या होता है? टीका ठोकना
यानी प्रैक्टिस ऑफ इंजेक्टिंग द वैक्सीन इन वंस बॉडी, और उसके रिस्पॉन्स में जो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन होती है उसको बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्लियर? देन किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है? दिस इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी, बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। स्टार मार्क कर लो इसको, ठीक है? एंड यस, वैक्सीन्स ऑल्सो जनरेट memory B and T cells that recognize the pathogen quickly on subsequent exposure। तो वैक्सीन्स क्या करती हैं? वो मेमोरी जनरेट कर देती हैं, ठीक है, ताकि जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर हो तो पैथोजन को क्विकली रिकॉग्नाइज कर लिया जाए एंड ओवरवेलम द इन्वेडर्स विद मैसिव प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। तो वैक्सीन्स के आने पे कैसा इम्यून, वैक्सीन्स जब तुम देते हो तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, है ना? और जब सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है, सब्सिक्वेंट जब दोबारा कोई पैथोजन असली में आएगा तब आपकी बॉडी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। आर दीस पॉइंट्स क्लियर? तो वो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, और तुम्हें पता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स हमेशा मैसिव होता है, ज्यादा ओवरवेलमिंग होगा तुम्हारे, ओवरवेलमिंग फॉर द पैथोजन, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, है ना? जब तुम किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते, चाहे खुशी की खबर, नीट क्लियर हो गया, फर्स्ट रैंक आ गया, सो दैट मस्ट बी अ वेरी ओवरवेलमिंग न्यूज, राइट? तो इसी तरह से इनके लिए भी ओवरवेलमिंग, इनसे बर्दाश्त नहीं होता जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। पॉइंट्स क्लियर हो गए? व्हाट आर डेंड्रिटिक सेल्स? वृद्धि, मैक्रोफेजेस होते हैं स्किन के, लैंगरहैंस सेल्स पढ़े थे ना हमने, उन्हीं को डेंड्रिटिक सेल्स भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? ह्यूमन हेल्थ डिजीजेस का पीडीएफ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर मिलेगा, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ चैप्टर, रोज नहीं मिलेगा, रोज आपको नोट्स बनाने हैं देख के। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, यस, क्विक क्विक क्विक, डन। फरहाद मैं देख लूंगी बच्चे, टेलीग्राम पे देखती हूँ। अब गाइज नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे वैक्सीन्स, कि वैक्सीन्स एग्जैक्टली क्या है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट टू यू, ठीक है? और किस किस तरह के वैक्सीन्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, और ये जो कोविड वैक्सीन है कौन सी जनरेशन का है ये भी देख लेंगे, है ना? डीएनए वैक्सीन्स क्या होते हैं, सो वी विल टॉक अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। क्लियर? ऑल राइट, so thank you so much for the session and don't forget to watch the recorded if you have missed any previous one। ठीक है जी? और रात को 8:30 बजे गाइस पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी जो बाकी चैप्टर्स रह गए वी आर गोइंग टू कंप्लीट इट 8:30 ऑनवर्ड्स। अभी क्लास होगी 6 बजे 6:30 बजे किरण मैम के साथ, ठीक है? टिल देन के लिए